नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और अभी मैं मौजूद हूं राष्ट्रीय चिंतक मंच के राष्ट्रीय कार्यालय में, जहां हमारे साथ राष्ट्रीय चिंतक मंच के फाउंडर सूर्यकांत शुभचिंतक जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे राष्ट्रीय चिंतक मंच के बारे में और इसके 5 आयाम जो है उन सब के बारे में। जी, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, वंदन। जो राष्ट्रीय चिंतक मंच है और इसके जो 5 आयाम है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय चिंतक मंच ने एक देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की योजना बनाई है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए हम 5 क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पहला हमारा क्षेत्र है राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल। राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल से तात्पर्य है देश की संस्कृति को ऐसी बनाई जाए जो देश को आगे बढ़ाने में, जनता को सक्षम बनाने में काम करे। तो उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सब लोगों के अंदर प्रेम भाव हो, सहयोग का भाव हो, एक साथ मिलकर चलने का भाव हो। तो इसीलिए जिस देश की संस्कृति अच्छी होगी उस देश का जो विकास है वो भी अच्छा होगा। तो उस विकास को प्राप्त करने के लिए हम एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल। यानी अलग अलग संस्कृतियों से बना हुआ ये देश है। इस देश में भाषा क्षेत्र में अलग अलग तरह के शिक्षा, अलग अलग तरह के पहनावे, अलग अलग तरह की व्रत त्योहार इनके होते हैं। तो उन सब को हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उससे एक राष्ट्रहित की तरफ कदम निकले, और जो भी हमारे धार्मिक रूप से, जाति के रूप से, भाषा के रूप से, क्षेत्रीय विशेषता के रूप में जो भी हम संगठित करें, तो वो सब राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना के कारण होगा। जी, जो राष्ट्रीय चिंतक मंच है उसके एक आयाम के बारे में आपने बताया, जो दूसरा आयाम है उसके बारे में बताएं, और जो 5वां आयाम है संक्षिप्त में हम इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों तक जो भी बातें हैं वो पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन इसके बाद जो एक एक आयाम है सबके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो जो 5 आयाम है राष्ट्रीय चिंतक मंच के, उसके एक आयाम के बारे में जो राष्ट्रीय संवर्धक सांस्कृतिक चेतना मंडल है इसके बारे में आपने बताया, लेकिन राष्ट्र संवर्धक युवा चेतना मंडल, हाँ, यह जो है इसके बारे में वास्तव में जो देश का भविष्य है वो हमारे युवा हैं, जो आज शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी शिक्षा भी इस तरह की हो, समानता के आधार पर। और जब देश के जो युवा हैं वो समानता के आधार पर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर जो काबिलियत होगी, उसी काबिलियत के हिसाब से उनको जिम्मेदारी भी मिलेगी देश हित में। तो अभी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया है, और उसके तहत जो काबिल बच्चे हैं लेकिन गरीब परिवार में हैं वो अपने मौके प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सक्षम परिवार हैं उनके बच्चे नाकाबिल होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं जिसके लायक वो नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये देश हित में नहीं है। हम सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर दें, गरीब या अमीर बच्चों के बीच में हम अंतर न करें, क्योंकि सभी बच्चे भारत माता की संतान हैं और उनकी शिक्षा का दायित्व देश को उठाना चाहिए। इसका बाजारीकरण रुकना चाहिए। इसी तरह की भावना के साथ हमने राष्ट्रीय संवर्धक युवा चेतना मंडल तैयार किया है, जिसमें हम युवाओं को इस विषय पे तैयार करेंगे, और हमारे इस पूरे मिशन की जो जड़ है वो भी युवा है। क्योंकि आज हम लोगों ने जीवन में जो कुछ देखा है, जो कुछ समझा है, 70 साल से ज्यादा 76 साल अब हो गए हैं हमारे जनतंत्र को, उसमें कुछ कमियां हैं। उन कमियों का निराकरण करना भी हमारा काम है। तो जब हमारे युवा इस क्षेत्र में आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं उनको हम उन विषय की तरफ आकर्षित करेंगे जो देश हित में है, और जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दूर करने के रास्ते वो तैयार करेंगे। जी, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चिंतक मंच के साथ साथ जो आपने जो 5 आयाम जो उसमें जोड़े हैं, उसमें से एक जो आयाम है राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी, ये पार्टी का रूप आपने दिया हुआ है। हाँ, तो शायद अगर मैं गलत ना हूं तो ये जो युवा हैं, या गांधी जी जिस सर्वोदय और समानता की बात करते थे उसको ध्यान में रखते हुए आपने ये बनाया है क्या? हाँ, ये मैंने जितने भी हमारे सम्मानित
लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा में बहुत कुछ योगदान किया है, आम जनता के हित में उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, वो सभी कुछ इसमें समाहित है। क्योंकि जो कुछ कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां क्यों हैं, जब तक हम उन विषयों को समझेंगे नहीं तब तक हम निराकरण कैसे करेंगे। क्योंकि जहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी बनाने का एक कारण है, हालांकि ये हमारा सबसे आखिरी आयाम है जी। क्योंकि अभी तो हम जिस विषय पे शुरुआत कर रहे हैं, हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वो इस विषय में जागरूक होंगे तब इसकी ताकत समझेंगे कि विपक्ष की जनतंत्र में कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि जनता जो है एक वोट दे करके अपनी सारी ताकत किसी भी पार्टी को दे देती है, उसके बाद 5 साल तक उसके पास कोई ताकत नहीं बचती है। तो वो फिर जो सत्तारूढ़ हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं, और वो उन लोगों के लिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं जो उनको आर्थिक रूप से मदद देते हैं। वोट का तो ये स्थिति है कि अगर अभी वोट जो है 50-60% पड़ती है, लेकिन अगर 10% भी पड़ेगी तो जिस आदमी को ज्यादा वोट मिल जाएगी वो व्यक्ति जीत जाएगा। तो ये कोई वोट देने से इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला, बल्कि वोट का सही प्रयोग करने से इसमें परिवर्तन आएगा कि जो आम जनता है उनके अधिकारों का हनन ना हो सके। तो जब वोट, तो इसीलिए हम जो काम कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रहित चिंतक लोग हैं, जिनके मन में सबके हित की बात है, जो सब लोगों का भला करते हुए अपने भले को मानते हैं, उसमें अपना भला मानते हैं, तो ऐसे लोग देश में बहुत हैं, लेकिन उनके लायक कोई पार्टी भी नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो देश हित समाज हित के बारे में अच्छा कर सकते हैं, उनको सदन में भेजा जाए, और सदन में जाने के लिए कम से कम वो अपनी जो एक सोच है सत्ता की, उसको विराम दे करके सदन में बैठें। चुनाव लड़के जाना होगा, बेशक चुनाव लड़के जाना होगा, लेकिन अगर हम राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे तो जनता भी हमारे साथ जुड़ेगी। तो हमारी एक तरह से हमने चुनाव को 2 रूपों में बांट दिया है, एक वो जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, एक वो जो राष्ट्र हित के लिए लड़ रहे हैं, एक वो जो राजनीति कर रहे हैं, एक वो जो राष्ट्रनीति कर रहे हैं। तो जनता को सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रनीति आपके लिए उचित है या राजनीति, है ना। तो राष्ट्रनीति और राजनीति में जो अंतर है वो ये है कि राष्ट्र प्रथम, और राजनीति में ये है कि कुर्सी प्रथम। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है कुर्सी प्रथम की तरफ चल रहा है, और हमें जो है राष्ट्र प्रथम की ओर चलना है, तब ये जनतंत्र कामयाब होगा। तो विपक्ष वास्तव में हम चाहते हैं कि जनता ऐसे लोगों को चुने जो सत्ता का मुंह छोड़ करके जनता के हित में आवाज उठा सकें, राष्ट्र हित में अच्छे विचार ला सकें। हम कैसे ये सब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम ये सब जान सकते हैं कि विपक्ष कैसा होना चाहिए, या हमारा जो नेता है वह कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। जो एक एक आयाम है इसके, तो उसमें जो राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी के बारे में जो टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो उसमें हम और विस्तार से आपसे इस पे बात करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में हम इस वीडियो में अपने दर्शकों को जो 5 आयाम है उसके बारे में जो बताने जा रहे हैं, इसमें राष्ट्र संवर्धक जन चेतना मंडल आपने एक बनाया हुआ है, तो इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों। हाँ, राष्ट्रीय संवर्धक जन चेतना मंडल का मतलब है कि जो विचार जनता में हैं अच्छे, हमारे संस्था में हैं अच्छे, जिन विषयों को लेकर के हम जनहित कर सकते हैं, जिन विषयों को लेकर हम राष्ट्रहित कर सकते हैं, तो वो जनता तक पहुंचनी भी जरूरी है। जब तक जनता उनको समझेगी नहीं, जब तक उनको जानेगी नहीं, जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा हित इस विषय से हो सकता है, इस कदम से हो सकता है, इस तरह के प्रयासों से हमारा फायदा होगा। आप मानते हैं जो पार्टी या नेता का चुनाव भी जो लोग करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें जो जन चेतना मंडल है, इसमें एक भूमिका आप देखते हैं, बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि आप अगर नेता भी चुने या किसी भी पार्टी को वोट करने जाते हैं, तो उसके पहले ये सब सोचे जो राष्ट्रहित में है। तो क्या है कि ये एक तरह से हमारा प्रकाशक वर्ग है, प्रकाशक, यानी वो प्रकाशित करेगा, अच्छे लोगों के ऊपर फोकस करेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है हमारे बीच में है, और इसने ऐसे ऐसे काम जनता में किए हैं, जनता के लिए किए हैं, देश हित के लिए किए हैं, तो जनता उसको जानेगी। जब जनता उसको जानेगी तभी जनता उसके साथ जुड़ेगी।
क्योंकि हर एक व्यक्ति आज बिजी है, व्यस्त है अपने अपने कामों में, तो उसके पास उतना समय नहीं होता कि किसी व्यक्ति के बारे में वो बहुत गहराई तक जान सके कि अपने इसकी अलावा मानसिकता दूसरों के क्या है। बारे में कोई जानना हाँ, नहीं, अपनी जो समस्या है और उससे निपटने में और उसे जानने में, उसे कैसे दूर किया जाए, इसी में हाँ पूरी जिंदगी उसकी जो है निकल जाती है। निकल जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम उनको वो चीजें सामने ला करके देंगे कि भाई ये व्यक्ति आपके बीच में है, ऐसा व्यक्ति आपका जनप्रतिनिधि बनने लायक है। तो जब वो जनप्रतिनिधि बनेगा तभी आपकी बात उठाएगा, क्योंकि अभी तो हम पार्टी प्रतिनिधि चुनते हैं। पार्टी प्रतिनिधि जो है वो पार्टी मुखिया के हाँ में हाँ मिलाएगा। आप किसी भी जाति का, किसी भी धर्म के व्यक्ति को वो टिकट तो जरूर दे देते हैं, लेकिन उनको वो करना होता है जो पार्टी प्रमुख कहता है या जो पार्टी के दिशा निर्देश हैं। वो पहले पार्टी का भला सोचेगा, फिर पार्टी प्रमुख का भला सोचेगा, फिर वो अपना भला सोचेगा, फिर वो जनता के बारे में कुछ सोच सकता है। तो एक तरह से हमारा नेता भी कहीं ना कहीं वो गुलामी की स्थिति में रहता है। तो हम एक स्वतंत्र जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं जो अपने क्षेत्र की जनता को सही तरह से जनता का सही तरह से आवाज बन सके, है ना, और उसकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में उनका साथ दे सके, उनको रास्ता बता सके कि भाई ये रास्ते हैं आपकी परेशानियों के समाधान के। तो हमें जनप्रतिनिधि बनाना है। तो जो विपक्ष है, विपक्ष कोई सत्ता तो कुर्सी तो उसको मिलनी नहीं है, तो वो विपक्ष में बैठेगा और विपक्ष में बैठ करके जो अच्छे काम हुए हैं वो भी जनता तक पहुंचाएगा, और जो जनता की जरूरत है वो भी सत्ता में पहुंचाएगा कि भाई हमारी जनता को ये चाहिए। तो वहां उसकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वो सत्ता के लिए नहीं लड़ा। अभी जितने लोग विपक्ष में बैठे हैं वो तो सत्ता की लड़ाई लड़के हार गए हैं, तो हार के बैठे हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई जनता जितनी परेशान होगी तो अगली बार मेरे जीतने का चांस है। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि विपक्ष के मन में ये है कि अपनी जीत कैसे हो। वो जनता की बात में सोचता है। तो 5 साल कितना टाइम लगता, 5 साल आने में समय नहीं लगता, 5 साल तक वो लड़ने में गुजार देते हैं। सत्ता वाला उसको दबाता है और ये सत्ता के खिलाफ जो है वो काम, जो अच्छे काम है उसको डिले करते हैं। जो राष्ट्रीय चिंतक मंच के 5 आयाम है उसमें से 4 आयाम के बारे में बात किया है, और संक्षिप्त में हम अभी बात कर रहे हैं। जो भी बातें होंगी टॉपिक वाइज, जो एक एक आयाम है उसमें हम और विस्तार से एक 5वां आयाम, हाँ। लेकिन जो एक 5वां आयाम है, जो लास्ट जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, राष्ट्र संवर्धक सेवा श्रम चेतना मंडल, हाँ, ये आपने बनाया हुआ है। तो इस आयाम का क्या काम है ये बताएं हमारे दर्शकों। देखिए, राष्ट्रीय संवर्धक सेवा श्रम चेतना मंडल का तात्पर्य है सेवा और श्रम, क्योंकि जो व्यक्ति अपने श्रम से, अपने परिश्रम से देश की सेवा, समाज की सेवा करेगा वही सेवा श्रम है। राष्ट्रीय संवर्धक, उसी से राष्ट्र संवर्ध होगा। तो आज जो लोग जितने भी देश हित में काम कर रहे हैं, जो आज देश की रीढ़ हैं, जो आर्थिक रूप से देश की प्रगति में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उद्योगपति भी हैं उसमें पूंजीपति भी हैं, उसमें स्टाफ और वर्कर भी है ना। तो ये सब लोग भी आज देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उनको संगठित करना चाहते हैं और उनके बीच में ये विचार रखना चाहते हैं कि हम देश के लिए एक ऐसा विपक्ष बनाना चाहते हैं जो सत्ता में नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष में बैठ के जनता के कामों को कराने का दबाव सत्ता पे बनाएगा। क्योंकि अगर सत्ता को बहुमत मिल जाता है तो वो अपनी मर्जी करती है, और अगर दूसरी पार्टियों से सहयोग लेते हैं तो फिर मंत्रालयों के बंटवारे होते हैं। मंत्रालयों का बंटवारा होना ही अपने आप में भ्रष्टाचार का पहला कदम है। तो राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और हम कभी भी मंत्रालय नहीं मांगेंगे। सत्ता को अगर हमें सपोर्ट करने का मौका मिला तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम 3 काम जनता के लिए जो करने के लिए हमें आश्वस्त करेगा कि हम करेंगे, तभी हम लोग उनको सपोर्ट देंगे। जी, वो है शिक्षा। हाँ, वो है शिक्षा का समान और निःशुल्क अधिकार, दूसरा है स्वास्थ्य का निःशुल्क अधिकार, और तीसरा है रोजगार का समुचित अधिकार। ये 3 काम जो सत्ता करके देगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, और वो डे टू डे हमें उसमें दिखाएगी कि प्रोग्रेस हो रही है तो हम उसके साथ रहेंगे। अगर हमें लग रहा है कि नहीं, वो ये काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, उसको हटाएंगे। तो एक तरह से जनता के पास वो ताकत मिल जाएगी कि जिसको चुन के उसने भेजा है वो व्यक्ति पार्टियों के ऊपर दबाव बना सकता है, और पार्टियां वो करेंगी जो जनता चाहेगी।
तो ये एक तरह से हम समाज सेवियों का एक ऐसा संगठन है। ये हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो ईमानदारी से जिन्होंने अपनी नौकरी पूरी की है, ऐसे लोगों को, जो फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को जो समाज में अलग अलग जगह उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, हम उन सब लोगों को एक मंच पे लाएंगे और राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष बनाएंगे। तो ये विपक्ष जो है जनता की आवाज उठाएगा, तो हमारा देश वो चीजें हासिल करेगा जो आम जनता के हित में है, क्योंकि सक्षम व्यक्ति ही देश की सबसे बड़ी कड़ी है ना। तो गरीबी 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 कहते कहते हम 76 साल गुजार दिए हैं, लेकिन गरीब तो गरीब बना ही बना है। अभी जो करोड़ोंपति हैं वो कितने अमीर बन गए, इसका भी बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये देश की जो संसाधन है, देश की जो चीजें हैं, उनको कुछ लोगों तक सीमित कर दिया गया है। अब जैसे कि इसमें आप सर्वोदय और समानता का जो भाव है वो नहीं देख पा रहे हैं। ये एक हाँ, सर्वोदय और समानता से दूर भटक गया है ये जनतंत्र में, जिसमें सबका हक, सबके हक की बात हो, उस तरह की व्यवस्था अभी भी नहीं बन पाई है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही आपसे ये चलते चलते बता देना चाहते हैं कि ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी के फाउंडर सूर्यकांत शुभचिंतक जी, जिनसे हमने बात किया और राष्ट्रीय चिंतक मंच के जो 5 आयाम हैं उन सब के बारे में बात किया। और इन 5 आयाम के बारे में, एक एक आयाम के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अगले वीडियो में, एक एक वीडियो में हम जो भी विस्तार से बातें होंगी वह इस तरह से होंगी जो आप और भी इसे अच्छी तरह से समझ पाए। जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, जब से मैंने ये विचार अपने मन में आया तब से मुझे ये खुशी होती है। कहीं ना कहीं ये जो विचार है, ये जो कदम है, हमारे देश के नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और मैं बड़ी खुशी से, बड़ी ईमानदारी से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिंतक मंच को सुने, समझे, पहचाने और इसके साथ जुड़े, क्योंकि विचारों को जानना और उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये जो व्यवस्था है ये आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो व्यवस्था को बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप तन मन धन से इसके साथ जुड़ें।